जय हिंद साथियों, थाई सेल्फ अभिषेक प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि ये पॉलिटी शब्दावली से संबंधित सीरीज चल रही है, इससे पहले हमने 4 इसके पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंटली सिस्टम। देखिए, जहां भी लोकतंत्र सरकार होगी, जहां भी लोकतंत्र सरकार जो फॉर्म होगी, वहां पर हमें 2 प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था और नंबर 2 अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, जहां भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है वहां आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटली सिस्टम देखने को मिलेगी। अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो इस प्रकार है। फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हमने 50 व्यक्तियों का चुनाव किया। सोसाइटी में जो समस्या है पानी की, कचरे की, एटसेट्रा, उनके समाधान के लिए हमने 50 व्यक्तियों का चुनाव किया। अब वो जो नियम बनाने वाले 50 लोग हैं, उन्हीं में से हमने 20 लोग ऐसे चुने जो उन पॉलिसी को लागू करेंगे। ठीक है, तो ये 50 लोग हैं, इन्हीं 50 में से हमने 20 लोग चुन लिए। ये तो पॉलिसी बनाएंगे और ये लागू करेंगे। ये संसदीय शासन व्यवस्था का जो मेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक इसी प्रकार अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो इधर क्या होगा कि ये 50 व्यक्ति हमने वही सोसाइटी के लिए चुने। अब जो ये 50 व्यक्ति क्या कानून बनाएंगे और जो 20 व्यक्ति उसको लागू करेंगे वो अलग से चुने जाएंगे। यहां पर तो क्या हुआ था कि 50 में से 20 को चुन लिया गया, जबकि यहां पर 50 अलग है और 20 अलग है। ये मेन फैक्टर जो अंतर है संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का, मेन जो अंतर है वो यही है। बाकी चीजें आगे हम देखते हैं। मेरा प्लान ये था कि संसदीय शासन व्यवस्था को आपको अलग सेपरेट पढ़ाऊं और जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसको अलग सेपरेट से पढ़ाऊं, बट मुझे ये एहसास हुआ कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों को अगर कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाया जाए तो आपके लिए बहुत ईजी वे हो जाएगा। इसको आप अभी देखते हैं। और ब्रेन की भी एक विशेषता होती है कि वो कंपैरेटिव चीजों को जल्दी कैच करता है। अब करते हैं बिंदु नंबर 1। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली हुई है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नंबर 2 कि यहां पे जो ये ब्रिटेन की देन है और ये अमेरिका की। नंबर 2 क्या है कि जो कार्यपालिका का मतलब या मंत्री परिषद होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो होती है, जो कानून बनाती है, वो संसद होती है, और जो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, जो सरकार में मंत्री परिषद होता है। ठीक है, तो जो कार्यपालिका होती है इसके जो हेड होते हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो स्टेट का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। और गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? पीएम। ठीक है, तो राष्ट्रपति तो क्या होगा? नाम मात्र का होगा, और जो पीएम होगा ये वास्तविक होगा। तो कार्यपालिका का जो के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है वो 2 फॉर्म में होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो हेड होता है, जो स्टेट और गवर्नमेंट का, वो एक ही होता है, राष्ट्रपति। मतलब यहां पर जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यपालिका है। हमारे राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का है, यहां पर वास्तविक है। ठीक है, ऐसा क्यों है आगे बात करेंगे। नंबर 3, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि जो विधायिका होती है उसी में से कार्यपालिका का चयन होता है। जो विधायिका होती है, जो कानून बनाती है, उसी में से कानून को लागू करने वाले व्यक्तियों का चयन होता है। ठीक है, ये डायग्राम आप याद कर लो।
और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, ये अलग अलग होता है कि विधायिका का चयन अलग होता है, कार्यपालिका का चयन अलग होता है। ठीक है। नंबर 4 कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। उत्तरदायी का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन कुछ आपने किया तो उसका क्वेश्चन आंसर करना, जैसे अगर कार्यपालिका कोई चीज करती है तो संसद में उनको जवाब देना पड़ता है, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वो होता, यहाँ जो राष्ट्रपति ने कह दिया वो फाइनल है, उस पर कोई बहस नहीं कर सकता, वो फाइनल डिसीजन होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, कार्यपालिका कुछ करती है तो उसको विधायिका संसद में जवाब देना पड़ता है, तो यहाँ कार्यपालिका होती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। नंबर 5 जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इधर क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 5 टॉपिक हो गए। टॉपिक नंबर 6, यहाँ जो कार्यपालिका का चुनाव होता है वो अलग से नहीं होता, विधायिका में से ही उनका चुनाव कर लिया जाता है, जबकि यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में होता है। ठीक है। नंबर 7 यह है कि हमारे यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो एक्चुअल मेन बॉडी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्री होते हैं वो एक एडवाइजर बॉडी होती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने इच्छा के अनुसार मंत्रियों का चयन करता है, जबकि यहाँ पर बहुमत के आधार पर मंत्रियों का चयन होता है। अगर हम बात करें हमारे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की जो मतलब कार्यकाल टेन्योर होता है वो अस्थायी होता है, और इधर बात करें तो वो स्थायी होता है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उनका एक बार बनने के बाद में 4 साल बाद ही उनका कार्यकाल समाप्त होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बीच में भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो कार्यकाल खत्म हो जाता है, वापस सरकार बनती है। इसीलिए तभी तो कहते हैं कि मंत्रिपरिषद में के संदर्भ में कहावत है कि कहावत का स्टेटमेंट है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अगर एक मंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो एक मंत्री बर्खास्त होगा। ठीक है, और क्या इसमें कार्यकाल हो गया, ये हो गया। तो ये इसके मेन फीचर्स है संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था।